टेस्ट की कुछ कॉमन मिस्टेक डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद कोई क्वेरी आ जाए तो पूछें। डेप्रिसिएशन, देखिए जब क्वेश्चन में पूछा हो कि कौन सी एक्टिविटी है बताइए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग के फाइनेंसिंग। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन में लिखा हो इंटरेस्ट ऑन लोन और पूछा ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग, क्या आंसर देंगे बताइए? फाइनेंसिंग। लोन पर इंटरेस्ट देना फाइनेंसिंग। हालांकि ऑपरेटिंग में भी ऐड होता है, क्योंकि इंडेट मेथड फॉलो करते हैं, ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं इसे, बट इससे ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं बन जाता, राइट? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक्शन कौन सी एक्टिविटी? नो फ्लो। क्वेश्चन कैसे बनी? एक्शन नो फ्लो। इस चैप्टर की पहली क्लास में सिखाया गया था सर कि तीनों में से कोई भी एक एक्टिविटी बनने के लिए उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है कि वो कैश ट्रांजैक्शन होना चाहिए। इस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं है तो वो कोई सी एक्टिविटी नहीं, तो हमें नो फ्लो लिख करके आना। ऑपरेटिंग में ऐड होता है ये क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे होते हैं। और जब इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे होते हैं तो हम सारी आइटम वही लिखते हैं जो ऑपरेटिंग नहीं होती, ठीक? तो इट डजंट मीन कि वो ऑपरेटिंग हो गई तो मैं आगे ऑपरेटिंग लिख दूंगा, समझ रहे हो इस चीज को? तो डेप्रिसिएशन के आगे हमें नो फ्लो लिखना, एग्जाम में ऑपरेटिंग नहीं लिखना। या अपने इस चैप्टर के नोट्स का पहला पेज रिवाइज कर लिया होता तो ये मिस्टेक नहीं होती। नो फ्लो कोई भी लिख के नहीं आया, और इस चैप्टर के नोट्स के पहले पेज पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है क्वेश्चंस में, उसमें आंसर में नो फ्लो ही लिखा हुआ है। भाई अगर आप ऑपरेटिंग लिख रहे हो, ऑपरेटिंग में ऐड करो तो इंटरेस्ट ऑन लोन में लिख के आते हैं, ऑपरेटिंग भी है, तो इसको तो ऑपरेटिंग में भी लिखते हैं। लॉस ऑन सेल भी ऑपरेटिंग लिखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी ऑपरेटिंग लिखो, तो कुछ ऑपरेटिंग हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट मेथड में रिपीट कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट मेथड में वही आइटम हम ऑपरेटिंग में लिखते हैं जो ऑपरेटिंग नहीं होती। तो ये माइंड फिट करो, ऑपरेटिंग नहीं है वही लिख रहा हूँ मैं ऑपरेटिंग में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। और थ्योरी में पूछा जाए कि ऑपरेटिंग है कि तो बोलूँगा ऑपरेटिंग नहीं है, ठीक है? इसी तरीके से लॉस ऑन सेल ऑफ ये कौन सी एक्टिविटी हुई? नो फ्लो। क्योंकि सर लॉस में 10,000 की चीज 8,000 में बेची, 2,000 तो नॉन कैश हुआ ना। 10,000 की चीज 8,000 में बेची, 2,000 का जो लॉस है तो नॉन कैश हुआ, लॉस का पैसा ना आ रहा ना जा रहा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, नो फ्लो, ठीक है? फिफ्थ क्वेश्चन था जी, इसमें थोड़ी सी R&D लर्निंग है बेसिकली, ध्यान से देखिए। टैक्स जो होता है कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग, कि फाइनेंसिंग? इसका आंसर है तीनों, ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग भी, फाइनेंसिंग भी। ऑपरेटिंग कैसे आप सबको पता है, जैसा इनकम का टैक्स दिया जाता है इसको इनकम टैक्स बुलाते हैं। तो ये इनकम टैक्स पे करना ना हमारा ऑपरेटिंग है, ना इन्वेस्टिंग है, ना फाइनेंसिंग है, इसलिए इसको इन्वेस्टिंग कैटेगरी में लिखा जाता है, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखा जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो डेफिनेशन है वो ये है, विच इज इनकर्ड ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड विच इज नॉट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो बेसिकली इनकम टैक्स पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होता, ना हमारा मेन इनकम टैक्स भरना है, ना एनसीए से रिलेटेड है, ना एसएफएनसीएल से रिलेटेड है, तो एक्टिविटी कोई सी भी नहीं, लेकिन क्योंकि कोई सी भी नहीं इसलिए ऑपरेटिंग में आता है। ऑपरेटिंग क्यों है इसका आंसर तो पता है। इन्वेस्टिंग कैसे है सर? देखिए जब हम कोई भी एसेट सेल करते हैं, बिल्डिंग, लैंड, कोई एसेट सेल करते हैं तो उस पर अगर प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट पर हमें टैक्स देना होता है, क्योंकि एसेट बेचना इन्वेस्टिंग है तो उसके रिलेटेड टैक्स भी इन्वेस्टिंग हुआ। देखिए इनकम टैक्स में हर टाइप के इनकम पे टैक्स होता है। केबीसी में हम देखते हैं सर कोई 1 करोड़ रुपए जीत गया, तो जब वो 1 करोड़ रुपए जीत जाता तो उसे चेक शो में दिखाने के लिए 1 करोड़ का देते हैं, एक्चुअली उसके अकाउंट में पैसा आता है, एक्चुअली उसके अकाउंट में जो चेक मिलता है उसको वो 64 लाख का मिलता है, 64 लाख। 1 करोड़ जीतने पे 64 लाख का चेक मिलता है।
36 लाख रुपये टैक्स का कट गया। इसी तरीके से हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस पर कुछ भी टैक्स लगता है, तो वो प्रॉपर्टी सेल वाला टैक्स हुआ, उसे हम टेक्निकली कैपिटल गेन टैक्स बुलाते हैं। तो एनसीए बेचने पर जो टैक्स होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहता है। मतलब प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगी, मान लीजिए मैंने कोई 1 करोड़ की बिल्डिंग 3 करोड़ में बेची, या 10 करोड़ की बिल्डिंग सबको 3 करोड़ में बेची है, 2 करोड़ रुपए टैक्स है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐसे लिखते हैं, सेल ऑफ बिल्डिंग 30, कैपिटल गेन टैक्स 2 करोड़, क्योंकि वो भी एनसीए पर टैक्स जा रहा है ना। एनसीए को सोचो, रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग में क्यों लिखता हूँ मैं, क्योंकि वो बिल्डिंग पर रेंट मिल रहा है, वो बिल्डिंग एनसीए है तो रेंट रिसीव्ड भी एनसीए उससे रिलेटेड है। रेंट रिसीव्ड बैलेंस शीट में तो आता नहीं, एसेट्स में तो आता नहीं है रेंट रिसीव्ड, लेकिन उस बिल्डिंग से रिलेटेड है जो बिल्डिंग एनसीए में आती है, तो ये भी इन्वेस्टिंग बन गया। ठीक है, इसी तरीके से टैक्स पेड, अगर एसेट की सेल पर टैक्स जा रहा है तो वो भी इन्वेस्टिंग बन गया। समझ आ रही है बात। तीसरा, तो फाइनेंसिंग कैसे है, डिविडेंड टैक्स, सीडीटी कहते हैं, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, या डीडीटी कहते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जब कंपनी डिविडेंड बांटती है तो उन्हें टैक्स देना होता है सीडीटी के नाम का। तो वो टैक्स क्योंकि डिविडेंड से रिलेटेड है, डिविडेंड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो डिविडेंड टैक्स भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बन गया। तो अ टैक्स पेड कैन बी एनी एक्टिविटी डिपेंड ऑन द ट्रांजैक्शन। तो ये पूरा आंसर देना, ये नई चीज लगने के लिए हमने इस क्लास में, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया हुआ इसलिए मैंने इस पॉइंट के लिए रखा हुआ था। दूसरी कुछ टेस्ट में कॉमन होने वाली मिस्टेक्स कि लोन पर इंटरेस्ट बच्चे भूल गए। लोन दिया हुआ है, इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था और आपको 2 जगह लिखना था, ऑपरेटिंग में ऐड और फाइनेंसिंग में से लेस। और कॉमन मिस्टेक, बिल्डिंग की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आपको बिल्डिंग अकाउंट बनाना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस लिखो, क्लोजिंग बैलेंस लिखो, परचेज लिखो, सेल लिखो, लॉस लिखो और डेप्शन निकालो। इन्हीं 2 जगह। और पेटेंट्स, तीसरी मिस्टेक पेटेंट्स, सर पेटेंट कम हो रहे हैं, पहले 12,500 के थे अब 11,000 के रह गए, घट गए। तो सिखाया गया था सर जब भी एसेट बढ़े तो उसका रीजन सिर्फ एक परचेज, और जब भी एसेट घटे उसका रीजन भी, उसके रीजन 2 हो सकते हैं, सेल या डेप्शन। द प्रिजम्पशन इज डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्शन हर साल होता है, सेल हर साल नहीं होती। अजम्पशन वही होती है जो यूजुअली होती है, जो जनरली होता है उसी को अजम्पशन बुलाते हैं। तो कई बच्चों ने इसको सेल ट्रीट किया हुआ, 3-4 बच्चों ने इसको सेल ट्रीट किया हुआ था, उनको अमोर्टाइजेशन ट्रीट करना चाहिए था, ऑपरेटिंग में ऐड करना चाहिए था। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, व्हेन इज डिविडेंड रिसीव्ड कंसीडर्ड एज ऑपरेटिंग। क्योंकि जो मैंने जो नोट दे रखे हैं कैश फ्लो का, उसके पहले पेज पे स्टार्टिंग की 3 लाइन, उन्हीं से 2 क्वेश्चन दिए हैं। डिविडेंड अगर रिसीव हो रहा, इसका मतलब मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तभी मुझे डिविडेंड मिल रहा। मैंने शेयर खरीद रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिविडेंड रिसीव ऑपरेटिंग होता है। क्वेश्चन में गिवन है कि डिविडेंड रिसीव ऑपरेटिंग है, और क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कब पॉसिबल है कि डिविडेंड रिसीव ऑपरेटिंग बन जाए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मीनिंग क्या है, ये मेरा ऑपरेटिंग काम है, मेन काम है, रोज का काम है मेरा, इसी को तो ऑपरेटिंग कहते हैं। तो डिविडेंड मिलना रोज का काम हो, ये कब हो सकता है, जब मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी, जब मैं एक फाइनेंसिंग कंपनी, मेरा काम यही है, लोन देना, लोन लेना, इन्वेस्टमेंट्स करना, उसके लोग काम है डिविडेंड मिलना। तो एक फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी, आंसर था डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी या डिविडेंड रिसीव्ड बाय ए फाइनेंसिंग कंपनी इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हमें सिचुएशन बतानी, कैप्टन लिखा था कि ऑपरेटिंग होता है, ये सॉरी ऑपरेटिंग नहीं होता, इन्वेस्टिंग होता है, कैप्टन लिखा फाइनेंसिंग होता है, पूछे नहीं आपसे कि कौन सी एक्टिविटी होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। क्वेश्चन में लिखा है कि ऑपरेटिंग है, हम बता रहे हैं, तुम बताओ कब है ऑपरेटिंग, ये पूछा है। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था? पेज 212 212। जैसा इस वीक हुआ था ऐसा इस वीक और होगा। कल संडे 2 घंटे क्लास है 11 से 1 और थर्सडे सैटरडे ऑफ। बाकी मैं व्हाट्सएप पे मैं इन्फॉर्म करूंगा। जैसा लास्ट वीक हुआ था ऐसा इस वीक और होगा। लास्ट 2 आवर्स में क्लास लूंगा संडे को 11 से 1 कल मतलब, और थर्सडे और सैटरडे को दिन ऑफ रखूंगा। बताइए लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था? जहां तक मुझे याद है 17 हुआ था लास्ट। यस 18 करना, रीड करें। Edu, Gate and CA are partners sharing profits in the ratio 3:2:1. On 1st April 2019, Edu gave a notice to retire from the firm. Gate and CA decided to share future profits in the ratio 2:3. The old है 3:1, new है 2:3. The capital account of Gate and C after all adjustments showed a balance of 64,000 and 1 lakh. Capital का balance दिया हुआ है after all adjustments. The total amount to be paid to Edu was 1,23,000. कितनी पेमेंट एडी को करी है? This amount was to be paid by Gate and C in such a way that their capitals become proportionate to their new ratio. कैपिटल की न्यू रेशियो के हिसाब से बन जाए, इस हिसाब से कैपिटल लेकर के आएंगे। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन और पेड बाय काउंटिंग पार्टनर, पैसा लाने की या ले जाने की एंट्री की, एंड पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स। एंट्रीज पास करनी है। कैपिटल गेट सीए और एडी 64,000 ऑलरेडी है, 1 लाख ऑलरेडी है, कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। देखो पुराने वाले पार्टनर कैपिटल में ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब पुराने पार्टनर जो बंडलिंग पार्टनर है, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, जब वो कैश लेकर के आएंगे एग्जैक्टली कितना, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। कैश लाने से कैपिटल बढ़ जाती है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स, वो कैश लेकर के आ रहे हैं, कैपिटल उनकी बढ़ जाएगी। पहले 64 और 1 लाख तो थी ही, और 123 से और बढ़ जाएगी। टोटल बताएं कितना होगा? 2,87,000। इसे न्यू रेशियो में बांटता हूं। टोटल बताया हम लोगों ने 2,87,000। 2/5 गेट का और 3/5 सीए का। बताएं कितना है?
1,14,800. 1,14,800 जी सहमत है सभी? सी का होता है 170 to 200। यस तो इनकी नई कैपिटल आई है सर, नई फर्म की नई कैपिटल आई है सर, मतलब कैपिटल इनकी कितनी होनी चाहिए है कितनी 64,000 पर बन है। तो माइनस करके बता दो कितने पैसे लेकर के आने हैं। 50,800. पहले वाला बताया आपने कितना 50,800. 50,800 72,200। पैसे लाने की एंट्री कीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू गेट्स कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट कमांड भी कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू गेट्स कैपिटल अकाउंट टू सीएस कैपिटल अकाउंट। कैश के सामने 1,23,000, क्योंकि जितने पैसे हमने एडी को देने हैं उतने ही पैसे टोटल आने हैं। तो कैश में तो आएगा 1,23,000 जितना कैश आना है। गेट लेकर के आएगा 50800। गेट के सामने 50800। सीए के सामने 72200। 72200। नेक्स्ट एंट्री एड्यूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पुराने पार्टनर को पैसे देने भी तो हैं, लेके बैठ गए। एड्यूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,23,000। इस क्वेश्चन में क्या नया रिवाइज करा था हमने कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल हमें एडजस्ट करनी है न्यू रेशियो में। रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन में एडजस्टमेंट सीखे थे। पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी है न्यू रेशियो में रिटायरमेंट वाले केस। थोड़ा 5 मिनट आगे डिस्कस करना है मेरे को। ये उतनी स्टूडेंट लास्ट क्लास में भी आए थे, कुछ करियर काउंसलिंग टाइप से बताओ कौन सा कोर्स करें वगैरह वगैरह। तो देखिए जी, पहले आपको ना एडवाइस लेना सीखना। मतलब हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन स्टूडेंट में क्यों रहती है कि कोई कहता है कोई कोर्स कर लो, कोई कहता है कोई कोर्स कर लो। अपने आप को माइंड में क्या करना है कि जिसने जो कोर्स कर रखा, देखो मैंने जो खुद करा था वही आपको बता रहा हूँ आपके पूरे नोट में। जिसने जो कोर्स कर रखा आप उसके पास जाइए और उससे वो एडवाइस नहीं चाहिए मेरे को कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। जो कोर्स तुमने कर रखा है इसके मुझे प्लस और माइनस पॉइंट बताओ। इस कोर्स का ये फ़ायदा ही नुकसान है, इसमें ये मुश्किल है या आसान है, ये कोर्स करने के बाद ये तो मेरे साथ अच्छा हुआ और ये मेरे साथ बेकार हुआ। मतलब ये वजह है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, ये वजह है कि मुझे करना चाहिए था। और उसी कोर्स का पूछना, मान लीजिए किसी ने सपोज कंपनी सेक्रेटरी कर रखा है तो उससे बोलो तो उसे सीएस की एडवाइस दे, मुझे कोई एडवाइस मत दियो कि मैं बीकॉम करूँ कि नहीं करूँ, मैं सीए करूँ कि नहीं करूँ। तो जैसे तूने सीएस कर रखा तो उसी का बता। समझ आ रही है बात?
ऐसे ही तो आपके जो दूसरे नोन में है, सपोज बीबीए करना है तो जिसने बीबीए कर रखा हो उसी से पूछना है आपको बीबीए के बाद, और किसी से नहीं पूछना। सबके प्लस माइनस पॉइंट आपने कॉपी पे लिख लेने हर एक कोर्स के, फिर अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट के अंदर मैथ्स ज़्यादा है, किसी कोर्स के अंदर आपको लगता है कि मैथ्स मेरा वीक, तो फिर इस कोर्स पर काटा लगा दो, ये नहीं करना। समझ आ रही है बात? किसी कोर्स में सपोज थ्योरी ज़्यादा है, आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा मार्क्स थ्योरी सब्जेक्ट्स में आते हैं, तो उस कोर्स पर टिक लगा दो। या आपकी थ्योरी वीक, उस कोर्स पे काटा लगा दो। समझ आ रही है बात? एडवाइस सिर्फ वही लेनी है उसी से जिसने वो कोर्स कर रखा है। कोर्स बेस्ट कौन सा है हमें ये नहीं देखना, हमें क्या देखना है कि हमें सूट कौन सा कर रहा है, हमें सूट कौन सा कर रहा है, ये वाला कोर्स देखना है। उस अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना है। भाई मैंने अच्छा, अब ओवरऑल जो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे स्टूडेंट्स वगैरह ने जो करा है उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ। अगर आप हार्ड वर्किंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप ग्रेजुएशन करो कॉरेस्पॉन्डेंस से, बीकॉम। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है कि एडमिशन करने के बाद आपको सीधा एग्जाम देने जाना है एक साल तक। एक साल बाद आपको एक साल तक घर बैठना है, और घर बैठे बैठे आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए 12th क्लास के बाद, और आप बीकॉम करते रहो कॉरेस्पॉन्डेंस से। 2 से 3 साल में आपकी बहुत अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, टेंशन फ्री लाइफ है, सिक्योर्ड है, अर्निंग मतलब 1 लाख तक पहुंच जाती है कुछ साल, 2-3 साल के अंदर अंदर 1 लाख तक भी पहुंच जाती है अर्निंग। तो प्राइवेट जॉब से सैलरी आधी होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब्स। प्राइवेट जॉब में मतलब अच्छे लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे 30 लाख 45 लाख का पैकेज लग गया, उसका मतलब आप सपोज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है पढ़ने में, तो मैं ये मान रहा हूँ कि कॉर्पोरेट में आप 3 लाख रुपये महीना कमा लोगे 4-5 साल बाद का एक्सपीरियंस का बाद, और प्राइवेट जॉब में 1 लाख का महीना, गवर्नमेंट जॉब में 1 लाख, प्राइवेट में 3 लाख, गवर्नमेंट में 1 लाख, बट गवर्नमेंट के 1 लाख प्राइवेट में 3 लाख से ज़्यादा है। समझा सर? प्राइवेट जॉब के 3 लाख कम है, गवर्नमेंट जॉब के 1 लाख। देखो रीज़न क्या है। अभी ना एज अ स्टूडेंट हमें सिर्फ अमाउंट नज़र आता कि जिसमें अमाउंट ज़्यादा वो शायद बेटर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तो नौकरी कर रहा है तो पैसे के लिए कर रहा है। लेकिन जब रियलिटी हम देखते हैं तो सिचुएशन बहुत बदल जाती है। हमें एक टेंशन फ्री लाइफ भी चाहिए, डर जॉब जाने का डर, ये डर नहीं चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए। जॉब के साथ साथ हमें ऑफ भी काफ़ी सारे चाहिए, परमिशन मिले नहीं मिले बॉस से इसका डर ना हो, ये भी चाहिए। समझ आ रही है बात? तो ये सब फायदे जो है वो प्राइवेट जॉब में नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब में है। तो सिक्योरिटी वाली बात हो गई, हर साल सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे मैं काम करूं या ना करूं, इस चीज़ की बात। प्रेशर, प्रोजेक्ट आ गया, काम करना ही करना है, रात रात भर रुकना है, ये प्रेशर वाला काम, ये प्राइवेट में है गवर्नमेंट में नहीं है। तो ये सारे प्लस माइनस पॉइंट को देखते हुए ये सब चीज़ कंसिडर की जाती है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब के पैकेज कम है, मतलब ज़्यादा है, चाहे भले अमाउंट कम है, लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड है तो अब इसी के लिए जाओ, बीकॉम करो कॉरेस्पॉन्डेंस से, बीकॉम की प्रोग्राम, ऑनर्स नहीं, और उसमें एग्जाम देने जाना है आपको सीधा 1 साल बाद। एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ने बैठोगे तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने भी 1 हफ्ता पहले बुक्स खरीदी थी बीकॉम की, मैंने खुद बीकॉम प्रोग्राम किया था कॉरेस्पॉन्डेंस से। मेरी वजह तो ये थी, मैं साथ साथ ये कोर्स कर रहा था, तो इसलिए समय नहीं था रेगुलर कॉलेज जाने का। एक तो ये हो गया। दूसरा, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको नहीं लग रहा, उससे थोड़ा सा लेवल कम है अगर, तो आप अदर कोर्सेज की तरफ जा सकते हो, जैसे बीकॉम कर लीजिए रेगुलर। बीकॉम रेगुलर करने से रेगुलर की डिग्री का थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉरेस्पॉन्डेंस। उसके साथ साथ आप बस टाइम वेस्ट ना करें, 30 साल जब कॉलेज में जाएँ, आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लिया, और इंटरव्यूज की क्लासेस आती हैं वो ज्वाइन कर लिया, प्लस कंप्यूटर्स या अकाउंटिंग कोर्स कर लिया। मतलब आप जैसे आपने पहले साल एडमिशन ले लिया, पहले दिन से आपको पता क्या आपको सोचना है कि इन 3 सालों में मुझे उस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम लास्ट सेमेस्टर में होते हैं, बताया जाता है कि मैंने इंटरव्यू के लिए आएंगे, तब हम भागा दौड़ी करते हैं, यार इंटरव्यू में क्या पूछ लेंगे, तू बता, सीनियर से पूछते हैं तू बता क्या पूछ लेंगे। नहीं, आपको पहले दिन से माइंड में रखना है मुझे इंटरव्यू मेरा बेस्ट जाना चाहिए, उसके लिए मैं अपने सेमेस्टर के स्कोर सही रखूँ,
और इंटरव्यू की पहले से ही तैयारी सही रखूँ, तो ये माइंड में सही रखना है। प्राइवेट जॉब ठीक ठाक लेवल की मिल जाती है, बाकी आपके स्कोर पर डिपेंड है। उसके अलावा कोई और डाउट तो पूछिए। कोई भी कोर्स बस अभी ज्वाइन मत कीजिए, एग्ज़ाम्स के बाद ही, जब 12th के एग्ज़ाम खत्म हो जाए। मतलब मैंने भी फाइनल नहीं कर रखा था, सीए करनी है, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद फिर सजेशन लेने वाला काम 15-20 दिन मैंने ये करता रहा। जिसने कोर्स कर रखा उसका एडवाइस ले ली अपने प्लस माइनस पढ़े थे। मेरे को अकाउंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो मैंने सोच लिया था मुझे अकाउंट्स, जिस कोर्स में अकाउंट्स ज़्यादा है मुझे उसी कोर्स में जाना है। ये मेरी वजह थी सीए कोर्स चुनने की। हाँ जी, सीयूटी का मैं कहता है, देखो ग्रेजुएशन आपको रेगुलर करनी है तो उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन कौन सा कोर्स करना है ये चूज़ करने वाला काम अभी ना करें, एग्ज़ाम्स के बाद करें। सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद। हाँ, ग्रेजुएशन में ऑनर्स और प्रोग्राम में फ़र्क क्या है सर? 80% सिलेबस सेम है ऑनर्स का और प्रोग्राम का। देखो मतलब दो समझ लो, एक भारी कोर्स है, हल्का कोर्स, ऐसा बनाया हुआ है। बीकॉम बनाया हुआ 2 कैटेगरी से, एक ऑनर्स और एक प्रोग्राम। ऑनर्स टफ थोड़ा बना दिया, प्रोग्राम थोड़ा इजी बना दिया, ठीक। तो मतलब बच्चा क्या मतलब सोच है, ऐसे ही समझ लीजिए, बनाया इस पर्पज से कि एवरेज बच्चा है, उसे भी ग्रेजुएशन करनी है, तो टफ क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा, ज़्यादा सिलेबस नहीं कर पाएगा, तो वो प्रोग्राम कर ले, उसमें क्वेश्चंस इजी आएंगे और सिलेबस भी कम होगा। बच्चा पढ़ने में अच्छा आएगा तो वो ऑनर्स वाला चूज कर ले, इसमें सिलेबस भी ज़्यादा है और क्वेश्चन भी टफ लेवल के आएंगे। टफ मतलब प्रोग्राम के कंपेरिजन में टफ, ठीक। लेकिन हो क्या रहा है, वैल्यूज लगभग बराबर है ऑनर्स के प्रोग्राम की। तो अगर आप सिर्फ बीकॉम ही कर रहे हो और मतलब पढ़ने में आप अच्छे हो, काफ़ी अबव एवरेज हो, और सिर्फ बीकॉम कर रहे हो, फिर तो ऑनर्स कर लो, क्योंकि पढ़ाई करने के अलावा है क्या तुम्हारे पास काम। लेकिन अगर आप साथ साथ सीए कर रहे हैं सपोज, या फिर साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ कुछ और कोर्स में भी लगे हुए हैं, अगर ऐसा है, या फॉर एग्जांपल आपका फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और आपने सोचा मुझे तो रेडी बिजनेस कंटिन्यू करना है, ठीक है, लेकिन मुझे ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए बस, कि मैं मतलब कोई ये ना कहे तो पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा है, मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, मुझे जो रेडी का बिजनेस करना। अगर ऐसा है तो आप बीकॉम प्रोग्राम कीजिए, एग्जाम्स के टाइम पे आप एक महीना पढ़ना है, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे, ग्रेजुएट ही कहलाओगे उसमें भी। जब इंटरव्यू होना है तो आपकी स्किल को देख करके ही उन्होंने जॉब देनी है। प्राइवेट जॉब में तो यही देखो, गवर्नमेंट जॉब में भी यही एलिजिबिलिटी से ग्रेजुएशन होती है किसी किसी जॉब में, तो चाहे बीकॉम प्रोग्राम हो, चाहे पास हो, चाहे प्रोग्राम हो, चाहे ऑनर्स हो, सेम एलिजिबिलिटी। तीसरा सीए की जो बात रही, एक ऑप्शन ये भी बहुत अच्छा होता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ कि आप 12th क्लास के बाद आपने सीए कर लिया विद ग्रेजुएशन, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत एक ईजी ऑप्शन था, क्या था, जब गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं तो रजिस्ट्रेशन बहुत सारे होते हैं, लगभग 2 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था, 8,000 वैकेंसी के लिए ये पोजीशन होती है गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी थी ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट सभी होते हैं। मैंने सीए करने के बाद गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया था, उसमें एलिजिबिलिटी सीए थी, कंपटीशन खत्म, कहीं कितने का सीए, उसमें भी हर सीए गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं जाएगा, कोई प्राइवेट जॉब में जा रहा है, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई डेली का बिजनेस कर रहा है, शॉप में सीए की थी, कंपटीशन बहुत खत्म होता है। मतलब मेरे बड़ा इजी था, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था, डीडी में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जॉब लगी थी, मैंने आगे खैर मैंने करी नहीं, शौकिया पेपर दिया था। तो एलिजिबिलिटी मतलब एक ये ऑप्शन भी है गवर्नमेंट जॉब का कि ग्रेजुएशन बेस पर ना करके सीए बेस पर अगर हम करते हैं, स्टार्टिंग का ही बेस के लिए अच्छा होता है, 80,000 के आसपास का स्टार्टिंग सैलरी थी महीने की, इसमें मतलब कंपटीशन खत्म हो जाता है बहुत कम, मतलब समझ लो 100 वैकेंसी है तो 4-5 हज़ार हैं एप्लीकेंट्स, तो कंपटीशन थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक, चलिए वापस आ जाते हैं 19th क्वेश्चन पर आ गए। Edu and GATE contributed 1,20,000 and 1 lakh respectively to form a partnership on 1st April 18. इनकी ओपनिंग कैपिटल होगी। They were entitled for a salary of 2,000 per month.
Edu withdrew all his salary, whereas Gate withdrew only half his salary evenly throughout the year. सैलरी विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है बताइए? पार्टनर सैलरी विड्रॉ कर रहा है, इसकी एंट्री क्या होती है? Salary account to cash account. Partners capital to cash. Partner salary to salary account. P&L appropriation to cash. Salary to partners capital. Drawings to cash. समझे ध्यान से। तो जी मेरे अकाउंट में सपोज 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, बैंक वालों ने इंटरेस्ट 5,000 रुपए का जोड़ दिया, अब अकाउंट में 1,05,000 रुपए हो गए। ठीक, अब मैं मान लीजिए 5,000 रुपए विड्रॉ कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा है कि मेरे अकाउंट में मिक्स नहीं हुए हो? और बैंक वाले तो पूछेगा आप ये 5,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हो, ये ओरिजिनल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो कि इंटरेस्ट वाले विड्रॉ कर रहे हो? ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। वो पैसा मेरे अकाउंट में मिक्स हो गया, मैं टोटल अकाउंट का बैलेंस 1,05,000 बन गया, अब मैं 5,000 विड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये कट जाएंगे। समझ आ रही है बात? अब इसको कैपिटल पे आ जाओ। सर कैपिटल का रूल क्या बना रखा है हम लोगों ने? कैपिटल बढ़े तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और ओनर जब भी पैसा निकाल के लेके जाता है यहाँ से ड्रॉइंग्स टू कैश, ये एंट्री होती है। तो जो कैपिटल मनी 1 लाख रुपये लगाए उसने कैपिटल बॉक्स में 1 लाख रुपये रखे होंगे, साल का एंड आया, हमने बोला सर आपकी सैलरी के पैसे बन रहे थे, आपके अकाउंट में जोड़ दिए मिक्स, आपके इंटरेस्ट कैपिटल के पैसे बन रहे थे, आपके अकाउंट में जोड़ दिए मैंने पैसा मिक्स, प्रॉफिट का पैसा बन रहा था, आपके अकाउंट में जोड़ दिए पैसा मिक्स, अब अकाउंट में तो 1,60,000 रुपये हो गए। तो अब पार्टनर कहता है मुझे सैलरी वाला पैसा दे दो, तो हम क्या बोलते हैं अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं आप, ड्रॉइंग्स टू कैश, ये लो पैसे। ठीक है, सैलरी विड्रॉ करने से मतलब ये हुआ कि आपको ड्राइंग के अमाउंट में हेल्प कर रहा है क्वेश्चन, तो ड्राइंग का अमाउंट कितना? ठीक है, सैलरी विड्रॉ करना था ना, पेपर पे सैलरी लिख के ले गया, कैश तो लेकर के गया, तो जब भी बिजनेस से प्राइवेट कैश लेके जाए उसी तो ड्राइंग्स बुलाते हैं, तो किसी भी नाम से लेके जाए। ठीक है, they decided to keep interest on capital at the rate 5% per annum and interest on drawings at the rate 9% per annum. Gate was entitled for a commission of 5% of profits after charging all expenses. They earned a profit of 70,000 during the year before any appropriations. You are required to prepare P&L appropriation account and partners capital account, assuming partners follow fluctuating capital. चलिए फॉर्मेट बना।
ओपनिंग कैपिटल है 1,20,000, 1 लाख, पता क्या लिखना बैलेंस बिल्डिंग है सीडी बाय कैश। दे कंट्रीब्यूटेड दिस अमाउंट ऑन 1 अप्रैल, पहला साल है। बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल, बैलेंस बीडी का मतलब होता है लास्ट ईयर का सीडी। दूसरा फॉर्मेट बनाए प्रोपोर्शन अकाउंट। ये पार्टनरशिप लगभग मंथली पेज में आ जाएगा। पी एन ऑपरेशन में क्रेडिट साइड छोटी बना, डेबिट साइड बड़ी। They were entitled to a salary of 2,000 per month. Two partners' salary. ऐसे क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखें कि अगर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट 1 अप्रैल को नहीं 1 मई को किया है तो सैलरी 11 मल्टीप्लाई होगी। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट 1 जून से कराया तो 10 से मल्टीप्लाई होगा एंड सो ऑन। तो आप इस चीज का ध्यान रखना, जब भी डेट देखो जो नंबर होते हैं अमाउंट होता है उस पर हर एक का फोकस रहता है। जो डेट होती है और जो इंग्लिश होती है लैंग्वेज होती है उस पर फोकस कम रहता है, लीस्ट रहता है, वही कंफ्यूजन कराने की जगह होती है। कोई भी डेट इवन हो उसको ध्यान से बहुत अलर्ट होकर के पढ़ें। सैलरी यहाँ लिखते सर कैपिटल बाय पार्टनर्स सैलरी, कैपिटल बढ़ जाएगी इससे। और ये अप्रोप्रिएशन है, that you withdrew all his salary, whereas yet withdrew only half his salary, evenly throughout the year. You're drawing through it. एंड ये अपनी सारी सैलरी विड्रॉ कर ली, सारा अमाउंट माइनस बन गया। गेट ने आधी सैलरी विड्रॉ करी है, आधा अमाउंट नहीं बन जाएगा। They decided to keep interest on capital at the rate 5% per annum. Interest on capital is an appropriation. इसमें भी प्रोपोर्शनेट मंथ हो जाते अगर अप्रैल के बाद कैपिटल लगाई होगी तो। अगर 1 जून से कैपिटल लगाई हुई होती तो इनको इंटरेस्ट भी हम 11 महीने का देते, फुल ईयर का नहीं। 1 अप्रैल से कैपिटल लगाई हुई है, पूरे 12 महीने इंटरेस्ट कैपिटल यूज करी, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट में कैपिटल बढ़ती है कम होती है बताइए? कैपिटल बढ़ती है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000 एडमेंट और 5000 पेमेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% पर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फॉर्म के लिए इनकम है। पहले यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिख देते हैं 70,000। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम एविडेंस के लिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नाइन परसेंट का रेट है। एडियो की ड्राइंग 24,000 और गेट की ड्राइंग 12,000। रेट 9%। बताइए और कुछ से मल्टीप्लाई करना है नहीं करना है क्या करना है? 9% स्ट्रेट निकाल दें, किसी से मल्टीप्लाई करना है। सर मंथली दिए हुए तो सिक्वेंट कर सकते हैं। ये एडियो की बात कर रहे हैं कि गेट की? जी एडियो में मंथली दे रखा, इसने लिखा होगा ऑल हिज सैलरी विड्रॉ कर ली इसने, डेट मेंशन नहीं है। जब हमने 12th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक, उसमें हमने दो चीज स्पेशल पढ़ी थी। क्या चीज? क्या कि अगर ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है तो एज्यूम कर लो मिड ऑफ एवरी ईयर 6 महीने का इंटरेस्ट लगाओ। दूसरी चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या सीखी थी कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट के बगल में पर एनम नहीं लिखा हुआ तो टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करना, फुल ईयर इंटरेस्ट लगा देना। तो यहाँ पे तो पर एनम लिखा हुआ है तो टाइम फैक्टर कंसीडर करना, डेट गिवन नहीं इसलिए 6 बाइट है। गेट में भी लिखा हुआ है सर बराबर बराबर पैसा निकालता रहा पूरे साल। अगेन बिगिनिंग में निकाला कि एंड में निकाला कि मिड में निकाला, ये बात मेंशन नहीं है। ये आप प्रेज्यूम मिड और 6 बाइट वाला करेंगे। बताएं कितना आया आईडी में? 1080 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? कम हो जाती है। जब कैपिटल कम होती है तो डेबिट साइड में लिखा जाता है। जब कैपिटल कम हो जाती है तो डेबिट साइड में लिखा जाता है। Gate was entitled for a commission of 5% of profit to Gates commission to Gates commission. % of profit after charging all expenses excluding such commission. तो जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट, इसमें ये दोनों को प्लस करना है, ये सब माइनस करना है, उसके बाद 5/100 करना है या 5/105 करना है।
पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करो। 100 105 की चर्चा बाद में करेंगे। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? 70,000 में दोनों जोड़ दो। बताओ जी कितना जोड़ दोगे? 12620 71620 24 24 6 और 5 ये चारों अमाउंट माइनस कर दीजिए। मतलब ये चारों अमाउंट को जोड़ करके माइनस कर दीजिए 71620 में से 12620 12620 So this is the profit after charging all expenses, all appropriation. इस प्रॉफिट का 5% देना है। Now the question is 5 by 100 या 5 by 105? 105 का आंसर है 100 का आंसर है 100 करेक्ट है। 105 कब करते हैं सर? आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा हो, मतलब कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना उसका 5% करना है। क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन हो तब 5/105 रेट अपॉन 100 प्लस रेट किया जाता है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए जो प्रिजम्पशन होती है वो नॉर्मल प्रिजम्पशन होती है, जनरल प्रिजम्पशन होती है, सिंपल रेट प्रिजम्पशन होती है, रेट अपॉन 100 आफ्टर चार्जिंग कमीशन ये टर्म होती तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट मतलब 5/105 तब ऐसा कितना है बताइए? 630 कमीशन से कैपिटल बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। सर 631 हाँ, 1 के बाद डेसिमल के बाद क्या है? डेसिमल है एग्जैक्ट बाय गेट्स कमीशन 631 सिर्फ गेट के नीचे। खत्म से प्रॉफिट बांट दीजिए। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करता अभी 12620 इसमें से बस ये माइनस कर लो। ये जो कमीशन आया है 12,000 में 11 रुपए कम। डबल 1989 चाहिए। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन, बराबर बराबर बांट दीजिए इसको। प्रॉफिट बढ़ने से बढ़ती है तो बढ़ते क्रेडिट होती है, इसे क्रेडिट साइड में लिखा जा रहा है। प्रॉफिट लेने के बाद यहाँ पे बैलेंस शीट ही करते हैं।